हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। बेटा, चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। तो बहुत ही समझने की बात है कि भैया ये विद्युत रसायन चैप्टर है क्या, इसके अंदर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, है ना। तो अगर मतलब देसी बात करें तो भैया केवल इसमें बैटरी पढ़ते हैं। बैटरी क्या होती है, कैसे काम करती है, सेल के बारे में मूलतः डिस्कस करते हैं। ठीक, अभी हम लोग चारों तरफ बैटरियों से घिरे हुए हैं। तुम जिस मोबाइल में देख रहे हो उसके अंदर एक सेल लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है ना। लाइट गोल हो जाए तो घर में इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर से हमारे घर में बैकअप आता है, तो वो बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तुम पूरी दुनिया में देखोगे, जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ उसमें बैटरी लगी हुई है, तुम उसी के थ्रू मुझे देख पा रहे हो, है ना। जिस कंप्यूटर में एडिटिंग करूँगा उसमें बैटरी लगी हुई है। मतलब पूरी दुनिया, घड़ी में बैटरी है ना, रिमोट में बैटरी, हर जगह बैटरी बैटरी है। इवनली सेल या विद्युत रसायन तुम्हारे अंदर भी है। तुमको क्या लगता है, तुम्हारे जो हाथ अगर मैं इस तरह हिला पा रहा हूं तो यहाँ से ब्रेन से यहाँ तक जो संकेत आ रहे हैं वो किस रूप में आ रहे हैं? विद्युत पल्स के रूप में आ रहे हैं। तो ये जो करंट आ रहा है वो कहाँ पैदा हो रहा है? बॉडी के अंदर। अब ये बॉडी के अंदर करंट जो पैदा हो रहा है वो कैसे पैदा हो रहा है? कोई बैटरी लगा के भेजा है ना। ऐसा तो नहीं कि रात को एकदम चार्जिंग के लिए एक तरफ से वायर खींच के रखते हो, है ना, और सवेरे एकदम तरोताज़ा महसूस करते हो कि नहीं भैया चार्जिंग हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। होता क्या है, वास्तविकता अगर पता करें तो हमारे अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे अंदर जाने वाले विद्युत धारा, विद्युत पल्स से लेकर के बड़ी से बड़ी बैटरियों तक, है ना। आज के डेट में रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी बड़ी बैटरियां होती हैं कि वो ट्रेन ढकेल लेती हैं कुछ दूर तक, है ना। बहुत लंबे समय तक नहीं ढकेल पाती, बट कुछ सेक्शन तक ढकेल पाती है ना। ठीक, तो बैटरी से हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। खिलौनों के ट्रेन से लेकर के बड़ी ट्रेन तक ढकेला जा सकता है कि नहीं। ठीक, वहाँ इन्वर्टर लगे होते हैं, लाइट गोल हो जाता है उसके बाद भी हम देखते हैं कि अंदर लाइट रहेगी, है ना। वो इन्वर्टर के थ्रू हो सकता है। तो ये सब विद्युत रसायन के अंदर ही पढ़ा जाता है। जो पहला टॉपिक विद्युत रसायन के अंदर में हम पढ़ेंगे उसका नाम है सेल। सेल किसे कहते हैं? तो वह युक्ति जो रासायनिक परिवर्तन और विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित करती है। दो घटक हैं, एक रासायनिक परिवर्तन और दूसरी है विद्युत ऊर्जा। जो रासायनिक परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करे या विद्युत ऊर्जा से रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करे तो उसे हम सेल कहते हैं। तो वह युक्ति जो रासायनिक परिवर्तन व विद्युत ऊर्जा में संबंध स्थापित करती है क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। सेल को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल। एक कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल, दूसरा कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? वह सेल जो रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं, वह सेल जो रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती है। रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती है
क्या कहलाती है? विद्युत अपघटनी सेल। तो सेल को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। अगर हम विद्युत रासायनिक सेल का एग्जाम्पल लिखें, है ना, विद्युत रासायनिक सेल, है ना, तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल में। एक है डेनियल सेल, ठीक है, एक होता है लेक्लांसी सेल, ठीक, एटसेट्रा। वैसे और भी बहुत सारे सेल के नाम लिखे जा सकते हैं, बट दो भी सफिशिएंट होंगे एग्जाम के लिए। डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, नीफे सेल, सीसा संचायक सेल, शुष्क सेल, बटन सेल, ये सभी विद्युत रासायनिक सेल के एग्जाम्पल है। सीसा संचायक सेल और नीफे सेल तो द्वितीयक सेल भी हैं, है ना, उसमें दोनों काम होता है। तो अगर हम विद्युत अपघटनीय सेल की बात करें तो विद्युत अपघटनीय सेल कौन है? तो वो क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो इसमें तुम देखोगे कास्टनर केलनर सेल, ये बच्चों साइंटिस्ट के नाम हैं इतने प्यारे प्यारे, उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। कास्टनर केलनर सेल, नेल्सन सेल, एटसेट्रा हम लिख सकते हैं। दो नाम प्यारे प्यारे याद रखो, है ना, कास्टनर केलनर सेल, नेल्सन सेल, है ना, ठीक। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? तो विद्युत अपघटनी सेल के उदाहरण हैं। तुम और भी बहुत सारे सेल देख सकते हो जो इस पर काम करते हो, ठीक है। पर विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल के मूल काम देखो, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, मतलब हम लोग इसमें केमिकल्स के थ्रू बैटरी से करंट बनाते हैं और करंट का उपयोग करते हैं, उससे रेडियो चलाएंगे, उससे हम टीवी चलाएंगे, उससे घर के विद्युत उपकरण चलाएंगे, है कि नहीं। आजकल तो एसी भी चलता है ना, एडवर्टाइजमेंट आता है, देखा होगा तुमने। कास्टनर केलनर सेल, नेल्सन सेल मतलब विद्युत अपघटनीय सेलों का काम क्या है? वो विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। अब जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक विद्युत लेपन एक प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं? एक धातु का दूसरे धातु के ऊपर में लेप लगाते हैं, मतलब उसकी एक कोटिंग लगाते हैं, उसका एक परत लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग विद्युत लेपन, ठीक है। इसमें धातु के ऊपर जैसे क्रोमिंग होता है, क्रोमिंग करते हैं ना, क्रोम, आजकल तो प्लास्टिक की चीजें भी क्रोम वाली दिखती हैं, चमक वाली दिखती है ना। गाड़ी का चमचमा जा रहा है हिस्सा को ऐसे ठोक के देखने से फट 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 करता है, ठन ठन नहीं करता है ना। ठन ठन कौन करेगा? धातु। और फट 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 प्लास्टिक, है ना, ठीक। तो देखने पे धातु टाइप का दिख रहा था, उसके ऊपर भी क्रोमिंग कर दी गई है, विद्युत लेपन कर दिया गया। तो धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है ना। इसका एक अच्छा उदाहरण बेंटेक्स भी है ना। आजकल 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। तुम अगर मार्केट में निकल जाओ तो तुमको सोने की पोताई वाले गहने मिलते हैं, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड, बड़े अच्छे होते हैं। चोर चोरी करके ले जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, देखने में सोना टाइप का दिख रहा है ना। तो मस्त मोटा मोटा चैन पहन के घूम सकते हो, देखने में पता करे कितना का है तो 3-4 का है, हाँ ठीक है। वो 2 लाख का नहीं है। कोई चोरी करके ले जाए, चोरी करके ले जा रहा हो, सहीच वाला सोना वाला भी चोरी करके ले जा रहा हो और उसको बोलो बेंटेक्स का भाई कहाँ ले जा रहा है, तो वापस करके चला जाएगा, क्योंकि बिकना तो है नहीं, ठीक है। खाली ऊपर में एक परत लगी हुई है। तो विद्युत लेपन जो है ना, वो उसका एक अच्छा उदाहरण है विद्युत अपघटनीय सेल का, जिसमें हम लोग रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं विद्युत ऊर्जा के द्वारा, है ना। अगर हम हाइड्रोजन को एज एन फ्यूल चाहते हैं, मतलब हाइड्रोजन को एक ईंधन के रूप में चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को जल का विद्युत अपघटन करना पड़ेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग विद्युत अपघटनीय सेलों का भी बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं, है ना। इसमें हम विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। और विद्युत रासायनिक सेल से तो हम घिरे ही हुए हैं, क्योंकि हम विद्युत रासायनिक सेल जिनका उपयोग करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना। तो चाहे वो तुम्हारी घड़ी में लगी हुई छोटा सा बटन सेल हो, छोटा सा इतना बड़ा रहता है ना, ठीक, तो उसको बटन सेल बोलते हैं, है ना। तो वो हो या कोई भी किसी भी तरह का सेल, तुम्हारे मोबाइल की बैटरी, टॉर्च की बैटरी, घर के इन्वर्टर की बैटरी, किसी भी जगह पर, कार में हॉर्न बजा रहे हैं उसकी बैटरी, बाइक में स्कूटी में हॉर्न बजा रहे हैं उसमें, या सेल्फ से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो बैटरी लगी हुई है, वो सब क्या है? विद्युत रासायनिक सेल है। तो चलो अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, विद्युत रासायनिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पहला हम विद्युत रासायनिक सेल पढ़ने वाले हैं
वो एक कॉन्सेप्ट सेल है, मतलब एक सैद्धांतिक सेल। ठीक है बेटा, हम केमिस्ट्री में चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे सेल को, है ना, यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल को। जो रियल में आजकल प्रैक्टिस में उपयोग में लाई जाती हैं सेल, वो उनके बड़े एडवांस वर्जन है ना, तो वो नहीं पढ़ेंगे जो तुम्हारी मोबाइल में लगा है, बट उसका सिद्धांत पढ़ेंगे कि वो किस तरह काम करता है और कैसे हम वहाँ तक पहुँचे, है ना, इसको पढ़ेंगे। तो विद्युत रासायनिक सेल जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो एक कॉन्सेप्ट सेल है, और किसी भी कॉन्सेप्ट सेल के, जैसे विद्युत रासायनिक सेल है, इसके 3 भाग होते हैं। इसका पहला भाग कहलाता है प्रथम अर्ध सेल, दूसरा भाग होता है द्वितीय अर्ध सेल, और तीसरा भाग होता है एक लवण सेतु। 3 चीजों से मिलकर के बना होता है विद्युत रासायनिक सेल, प्रथम अर्ध सेल, द्वितीय अर्ध सेल, लवण सेतु। प्रथम अर्ध सेल और द्वितीय अर्ध सेल कैसे बनाए जाते हैं? किसी धातु को, धातु इलेक्ट्रोड को, जनरली धातु लेते हैं, है ना, कुछ केसेस में गैस या कुछ पेस्ट भी लेते हैं, बट वो एडवांस वर्जन है। जनरली हम लोग किसी धातु को, है ना, उसी धातु के प्रबल लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं। जैसे कॉपर को किस में डुबोएंगे? कॉपर सल्फेट में। सिल्वर को किस में डुबोएंगे? सिल्वर नाइट्रेट में। जिंक को किस में डुबोएंगे? जिंक सल्फेट में। इस तरह से भिन्न धातुओं को उन्हीं धातु के प्रबल लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं। तो जब हम किसी धातु को धातु के प्रबल लवण के जलीय विलयन में, सोचो एक पात्र है, इस पात्र के अंदर हम लोगों ने ये तरल भर दिया यूं, और इसके अंदर में मैंने एक धातु का इलेक्ट्रोड ऐसे डाल दिया। ठीक है, अब धातु मान लेते हैं कॉपर है, और जो विलयन है बीच में वो कौन है? तो कॉपर सल्फेट। विलयन कौन है? कॉपर सल्फेट। कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबोया। तो एक उदाहरण है प्रथम अर्ध सेल का। ऐसा जरूरी नहीं कि खाली कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबोएंगे, अन्य धातुओं को भी डुबो सकते हैं। जैसे एसएन को डुबोएंगे तो SnCl2 ट्रीन क्लोराइड में डुबोएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग डिफरेंट गोल्ड को गोल्ड विद पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन में डुबोते हैं। तो भिन्न विलयनों, भिन्न धातुओं को उनके भिन्न विलयनों में डुबोएंगे। बस ये याद रखना है कि वो उनका प्रबल लवण, दुर्बल लवण नहीं लेना है ना। दुर्बल लवण घुलेगा नहीं तो फिर क्या फायदा का है, दुर्बल तो घुलता नहीं है। तो जो घुल जाए वो है प्रबल। तो प्रबल लवण लेंगे उनके जलीय विलयन में। एक्वस सॉल्यूशन है इसका। एक्वस मतलब AQ क्या है? एक्वा क्या है? जल का लैटिन नाम है ना, AQUA, एक्वा। एक्वा किसको बोलते हैं? जल को बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए पानी में मछली तैरे तो क्या बोलते हैं उसको? एक्वेरियम। नहीं, घर में लगाते हैं ना अपन, एक्वेरियम बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्वा किसका नाम है? जल का नाम है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग किसी धातु को उसके प्रबल लवण के जलीय विलयन में डुबो दें, इसीलिए एक्वस लिखा है, तो जो बना वो क्या है? एक अर्ध सेल है। अभी अर्ध सेल क्या है ना, वो अर्ध ही क्यों है? क्योंकि आधा भाग है बोल सकते हैं, पर 1/3 भाग है, फिर भी आधा बोल देते हैं उसको, है ना। पर आधा कैसे है उसको ध्यान देना। जैसे इसके धातु को उसके प्रबल लवण के जलीय विलयन में डुबोने से होगा क्या? जो विलयन में उपस्थित कॉपर आयन है, कॉपर जल में घुल गया है, मतलब वो आयनों के फॉर्म में होगा कॉपर सल्फेट के रूप में। तो कॉपर आयन है वो धातु में उपस्थित, धातु में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसीलिए तो धातु अच्छे चालक होते हैं ना, धातु अच्छे चालक होते हैं ना। विद्युत के, उष्मा के, उनमें चमक होती है, आघात वर्धनी होते हैं, तन्य होते हैं। ये सारे गुणधर्म जो हैं वो इस कारण होते हैं ना, क्योंकि वो उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। विलयन के जो आयन है वो यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन पकड़ कर कॉपर आयन में बदल जाएंगे, है ना। ये प्रक्रिया देखेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है तो अपचयन है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2 है। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण। 11th में रेडॉक्स पढ़ा होगा,
है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन होता है। तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर में अवक्षेपित होते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कॉपर जो है वो कॉपर आयन में भी बदलता है। ये कॉपर कॉपर आयन में भी बदलता है क्योंकि आसपास सल्फेट है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, दोनों प्रक्रियाएं हो रही हैं। कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में बदल रहा है और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर आयन में बदल रहा है। तुम किसी प्रक्रिया को होने से रोक नहीं सकते। तुम बोलोगे सर कॉपर क्यों घुल रहा है, तो विलयन में सल्फेट है ना, है। ठीक, अगर चूहा के सामने में या जैसे खरगोश होता है, खरगोश के सामने में तुम गाजर रखोगे तो उसको तो आएगा ना लालच, वो जाकर के नहीं खाएगा है। ठीक, कबूतर को पकड़ना हो, चिड़िया को पकड़ना हो तो दाना डालना पड़ता है ना। तो विलयन में जब सल्फेट आयन है तो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करना चाहेगा, तो उस कारण से ऑक्सीकृत भी होगा। कोई भी अभिक्रिया अगर उत्क्रमणीय हो, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर उत्क्रमणीय है, तो अल्प समय में ये जिस चीज को प्राप्त कर जाती है उसको बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं उसको, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है अल्प समय में ही, और जैसे ही साम्यावस्था को प्राप्त हो जाएगा रिएक्शन में हमें पता है कि ना अभिकारक की मात्रा बदलेगी ना उत्पाद की मात्रा बदलेगी। ठीक, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया अल्प समय में साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है, और जब साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है तो जो धातु आयन है इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जो भी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत। ठीक, क्योंकि एक बार कोई चीज साम्यावस्था को प्राप्त हो गई तो फिर हमको पता है कि साम्यावस्था में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता नहीं बदलती। और यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन है अभिक्रिया में, है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत हो जाती है। यहाँ पर जो भी विभव उत्पन्न होता है उस विभव को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, समान स्थितियों में मान लो कोई दूसरी धातु है जिंक, या कोई तीसरी धातु है चांदी, या चौथी धातु है टीन, या पांचवी आयरन। इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी क्या? नहीं होगी। कैसे होगी क्या समान है? किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज्यादा होगी। समान कैसे हो सकती है? तो समान नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज्यादा होगी। तो सबके इलेक्ट्रोड विभव क्या होंगे? अलग अलग। क्या होंगे सबके इलेक्ट्रोड विभव? अलग अलग। तो एक इलेक्ट्रोड है उसका विभव अलग है, दूसरा इलेक्ट्रोड है उसका विभव अलग है। दो भिन्न इलेक्ट्रोड विभव वाली चीजों को अगर जोड़ेंगे तो उनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर। क्या उत्पन्न हो जाएगा? दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव भिन्न भिन्न होने के कारण जो विभव में अंतर उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। विभवांतर के कारण क्या बहती है? धारा है। वो आंगनबाड़ी में नहीं पढ़े थे ओम का नियम है, उसी के आसपास पढ़े थे, आंगनबाड़ी में नहीं पढ़े थे। अगर तुमको लग रहा हो तो भी बहुत दिन हो गया ओम का नियम पढ़े हुए, इस साल फिर पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। पर हम लोग ओम का नियम कई बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। ओम का नियम क्या कहता है? V इज प्रोपोर्शनल टू I। विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, पढ़े हैं ऐसा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो विभवांतर होगा तो धारा बहेगी, सिंपल। तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड होंगे तो उनके विभव में अंतर होगा, विभव में अंतर के कारण क्या बहती है? धारा बहती है। तो कॉपर का अपना विभव में अपना विभव होगा। जैसे कि एक डाटा दे रहा हूं, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 atm वायु दाब पर और विलयन को 1 मोलर सांद्रता पर रखें, 1 मोलर, ठीक, तो कॉपर का अपचयन विभव जो है, कॉपर का अपचयन विभव जो है E0 Cu + 2 Cu, ये प्लस 0.34 वोल्ट होता है। ठीक, एक डाटा है ध्यान रखने के लिए कि उसका विभव होता है कुछ 0.34 वोल्ट, इतना होता है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रोड से काम नहीं चलेगा, हमको दो भिन्न इलेक्ट्रोड चाहिए। तो एक इलेक्ट्रोड प्रथम अर्धशैल होगा और दूसरा क्या होगा? द्वितीय अर्धशैल। अब दोनों अर्धशैलों में जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो उनमें विभव में अंतर के कारण धारा बहती तो है, पर धारा तो तभी बह पाती है ना जब परिपथ पूर्ण हो।
तो परिपथ को पूर्ण करने के लिए हम लोगों को हीरो की जरूरत होती है। हर मूवी में हीरो होता है, बिना हीरो का मूवी कहाँ मजा आएगा है। ठीक है, 2-4 अगर साउथ की कोई मूवी देख रहे हो, बंदा लुंगी उठा के दौड़ाए नहीं 4-6 जन को, है ना, समझ नहीं आता रे भाई साउथ में मूवी कैसे बनाते हैं लोग। हाँ? उधर से बंदूक लेके चालू है, ये खाली एक ठो फरसा धरा है ना, फरसा तो ज्यादा बोल दिया, आदमी हंसिया धर के दौड़ाता है ना। ठीक है, और इधर 2000 लोग भाग रहे हैं और एक जन दौड़ा रहा है ना। ठीक है, मतलब पलट के पत्थरे मार दें तो है ना कुछ नहीं बचेगा, है ना, दब के मर जाए आदमी। पर कोई बात नहीं, हीरो है, हमारी मूवी का भी हीरो है। इस मूवी का हीरो का नाम क्या है? लवण सेतु। लवण सेतु ये क्या करता है? दोनों अर्ध शैलों को जोड़ता है, जोड़ने वाले को बोलते हैं लवण सेतु। तो 3 हिस्से होते हैं, प्रथम अर्धशैल, द्वितीय अर्धशैल और लवण सेतु। लवण सेतु क्या होता है? तो वो होता है एक कांच के यू आकार की नली। कांच के कौन से आकार की नली होती है? ऐसे यू आकार की। ये तो सर आप यू को उल्टा कर दिए होने से, उल्टा च रखते हैं, अब मैं क्या करूंगा उसमें, है उल्टा नली होता है, यू आकार कैसे है। ठीक है, इसके दोनों तरफ का कुछ निकल मत जाए बोल करके हम लोग रुई ठूंस दिए रहते हैं। नहीं, अंदर की चीज जो है वो अर्ध ठोस है। अर्ध ठोस मतलब पेस्ट टाइप की चीज, और निकल जाए तो बड़ा घिनौना दिखता है। नहीं, किसी बच्चे का अर्ध ठोस निकल रहा हो, है ना, देख के तो हम लोगों को अत्यंत खुशी होती है। और वो बोले मेरे को गोदी कर रहे, बोलने से कौन करेगा? कब बंदा पोंछ देगा जो पता नहीं तुम्हारे शर्ट में, है ना। ठीक है, तो उसको ठूसने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए ठूस देते हैं। जैसे मरे हुए आदमी के दोनों नाक में नहीं ठूस देते हैं वैसे, है ना। ठीक है, दोनों तरफ कॉटन डॉट लगे रहते हैं, है ना। ठीक, ये वाला कॉटन वो मरे वाले से ज्यादा, वो तो ऐसी नॉर्मल ठोस दिया रहता है। यहाँ पे बढ़िया सघन होगा, उसको ठोस देंगे। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग भर देंगे क्या? प्रबल लवण। क्या भर देंगे इसके अंदर में? प्रबल लवण। अब वो कौन होता है प्रबल लवण? जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, एटसेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं, पर प्रबल होने चाहिए। दुर्बल काम नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? एकदम प्रबल लवण लेना है वहां पर, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट जैसा। ठीक, इसके साथ हम लोग एक चीज लगा देते हैं, उसको बोलते हैं अगर अगर। क्या बोलते हैं उसको? अगर अगर। अगर अगर एक कार्बनिक पदार्थ है, काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है उसका, जरूरत नहीं है जानने की। अगर अगर एक कार्बनिक पदार्थ है, वो क्या कर देता है? चीजों को जेली में बदल देता है। जेली मतलब अर्ध ठोस। आजकल के बच्चे बहुत खाते हैं ना, जेली बेली बोल के बोलता है नहीं है। आजकल तो जेली केक भी मिलता है ना, केक जेली वाला ले आओ तो पकड़ करके हिलाते रहो, वो भी ऐसे होता रहता है ना। ठीक है, उसकी अपनी खूबसूरती है ना। जेली वाला केक लाएं और वो भी ना खतरनाक दिखता रहता है। अब कुछ लोगों को अच्छा दिखता है, कुछ को घिनौना दिखता है, वो कुछ वैसा वाला केक नहीं खाएंगे, है ना, बाकी कुछ खाएंगे। तो तुम किस वाले कुछ में हो वो डिसाइड कर लो, है ना। पर ये अगर अगर है, अगर अगर में मिला दिया क्या? प्रबल लवण, और बन गया क्या? अर्ध ठोस मिश्रण। उसको यहाँ पे बैठ देंगे। अब कॉटन डॉट निकालते तो बह जाता, बीच में गैप आ जाएगा, तो इसीलिए कॉटन डॉट से उसको ठूस देंगे, जिसके कारण वो जेली जैसी चीज थोड़ी छन्नी से छनेगी बेटा, नहीं छनेगी। अगर तुम चाहे छन्नी के ऊपर में जेली रख के ऐसे करोगे तो नीचे कुछ नहीं निकलेगा रे, ऊपर वहीं रह जाएगा ना। पर रंध्र इतने छोटे छोटे होते हैं कि उससे आयन बह सकते हैं, पर वो क्या बोलते हैं, जेली पूरा का पूरा नहीं निकलेगा। तो रोक भी देगा और आयनों के आने जाने का जगह भी बना के रखेगा, क्योंकि कॉटन की चीजें पोरस होती हैं। हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े होंगे तो अंदर हवा जाता रहता है, बाहर निकलता रहता नहीं। वो मार्ट का कुछ प्रोग्राम नहीं आता रहता है, उसमें बताते रहते हैं कपड़े तो अंदर में केमिकल कंपाउंड रख करके कपड़ा से ढक देता है तो धुआं निकलता रहता है, सिद्ध करने के लिए कि हवा अंदर बाहर हो रही है, वेंटिलेटर लगा हुआ है कि नहीं। कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, है ना। वो स्कूल ड्रेस हम लोग जब टेरिकॉट का पहनते हैं, कम खतरनाक होता है, बहुत ही दर्दनाक, है ना। अंदर में आदमी मोम की तरह पिघल जा रहा है ना, बाहर की हवा नहीं लग रही है ना, इसीलिए उसको ढीला ढाला सिलते हैं। ठीक है, गैप होना चाहिए, अंदर हवा आएगा, है। कुछ लोग जो उसको भी फुल डिजाइन में टाइट में सिल देंगे, है ना। और क्या मर अंदर है, अंदर में मोम पिघल गया ना, बाहर से दिख नहीं रहा है। ठीक है, बहुत ही मतलब खतरनाक। कॉटन हम लेंगे, रुई लेंगे, ताकि अंदर बाहर हो सके कौन? आयन। ठीक है, टेरिकॉट ठूस देते तो कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं बाहर नहीं निकलता,
है ना, टेरिकॉट है ना, टेरेलिन प्लस कॉटन है ना, तो टेरेलिन एक बहुलक है, उसको कॉटन के साथ मिला देंगे तो टेरिकॉट बोल दें। नायलॉन इसी तरह से कपड़े और उन सब चीज़ों की भी बनते हैं, वो उतने रंध्रयुक्त नहीं होते, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉटन का उपयोग करते हैं। तो किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के कितने भाग होते हैं? 3। पहला क्या कहलाता है? प्रथम अर्ध सेल। दूसरा क्या कहलाता है? द्वितीय अर्ध सेल। तीसरा क्या कहलाता है? लवण सेतु। ठीक, हम एक विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस में है, टॉपिक का नाम है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल पढ़ाता हूं। डेनियल सेल हजारों विद्युत रासायनिक सेल में से एक सेल है। हजारों जो ढूंढे जा चुके हैं और लाखों जो तुम ढूंढ सकते हो, मतलब बचे हुए भी हैं, उनमें से एक सेल का नाम है डेनियल सेल। यह एक विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेनियल सेल में प्रथम अर्ध सेल बनाया जाता है कांच के पात्र में जिंक सल्फेट विलयन लेकर जिंक इलेक्ट्रोड डुबोकर और द्वितीय अर्ध सेल बनाया जाता है कांच के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन लेकर कॉपर इलेक्ट्रोड डुबोकर। ठीक, तो प्रथम अर्ध सेल होता है कांच के पात्र में जिंक सल्फेट विलयन लेकर जिंक को डुबोकर बनाया जाता है प्रथम अर्ध सेल, और द्वितीय अर्ध सेल बनाया जाता है कांच के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन लेकर कॉपर इलेक्ट्रोड डुबोकर। इस तरह से इन दोनों को जोड़ा जाता है एक लवण सेतु से। किससे जोड़ देते हैं भाई? एक लवण सेतु से। लवण सेतु जो कांच के यू आकार की नली होती है ना, जिसके सिरों पर कॉटन के डॉट लगे होते हैं, कुछ इस तरह से, जिनके अंदर में प्रबल लवण भरा होता है। क्या है भरा है भाई? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एटसेट्रा, कुछ भी और भी हो सकता है, प्लस अगर मगर नहीं, अगर है ना, कार्बनिक विलयन से। अब हम करेंगे क्या? इन दोनों अर्ध सेलों को एक बाह्य लोड, एक वोल्टामीटर जोड़ दे रहा है ना। तुम्हारा मन करे तो यहाँ पे तुम एक बल्ब भी जोड़ सकते हो, है? जलेगा ना, बल्ब का है जोड़े, ऐसे कुछ। एक बाह्य लोड की सहायता से हम लोगों ने उसको जोड़ दिया। ठीक, छोटा सा बल्ब लगाना रहे एलईडी, नहीं तो नहीं जलेगा तो मेरी गलती नहीं है, समझ रहा हूँ, है ना। इतनी बैटरी बड़ी दिख रही है पर है छोटी सी, है ना। तो प्रथम अर्ध सेल कैसे बना? कांच के पात्र में जिंक सल्फेट विलयन लेकर जिंक इलेक्ट्रोड डुबोकर। द्वितीय अर्ध सेल कैसे बना? कांच के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन लेकर कॉपर इलेक्ट्रोड डुबोकर। क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो डेनियल सेल। अब डेनियल ने बताया था वही बनाएंगे, मेरा सेल तो है नहीं, अपने हिसाब से हो नहीं सकता, यही है, इसी तरह का अरेंजमेंट किया गया। अब यहाँ पर एक फैक्ट आता है कि अगर हम इसे स्टैंडर्ड केस में रखें, अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर रखें, दोनों विलयनों की सांद्रता 1 मोलर कर दें, है ना, और वायुमंडलीय दाब 1 atm हो, तो इन तीनों अवस्थाओं को हम लोग स्टैंडर्ड केस कहते हैं, मानक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इन तीनों अवस्थाओं को? मानक अवस्था। मानक अवस्था किसे कहते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 मोलर सांद्रता, 1 वायुमंडलीय दाब, इसे कहते हैं मानक अवस्था। तो अगर हम मानक अवस्था में रखें तो होता क्या है कि जो कॉपर का अपचयन विभव है वो 0.34 वोल्ट है, और जो जिंक का अपचयन विभव है वो कितना है? -0.76 वोल्ट। तो इस जगह पर कॉपर क्या करने लगेगा? अपचयन, क्योंकि उसका अपचयन विभव अधिक है,
जिंक का अपचयन विभव कम है तो जिंक में क्या होगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या होगा, जिंक में ऑक्सीकरण होगा, कॉपर में क्या होगा, अपचयन। इसीलिए तो ये प्रथम ये अर्ध सेल है, कॉपर को सिल्वर के साथ जोड़ोगे तो कॉपर में ऑक्सीकरण होगा। तो एक धातु को जब उसके प्रबल लवण के जली विलयन में डुबोया जाता है तो एक अर्ध सेल इसलिए क्योंकि वो अपने ही तरह के किसी और के साथ जुड़ करके पूर्ण सेल बन सकता है। हाँ, कभी वो ऑक्सीकरण करेगा, कभी वो अपचयन करेगा, पर वो एक पूर्ण सेल में बदल सकता है। ये जो डाटा है ना, ये प्रयोगों द्वारा प्राप्त डाटा है। तो कॉपर और जिंक दोनों के अपचयन विभव हम लोगों को पता है। इसके आधार पर हमें ये पता है कि कॉपर का अपचयन विभव जिंक से अधिक है। और अगर ऐसा है कि कॉपर का अपचयन विभव जिंक से अधिक है तो इस स्थिति में कॉपर में अपचयन की क्रिया होने लगेगी, रिडक्शन होने लगेगा क्योंकि उसका अपचयन विभव अधिक है, और जिंक में ऑक्सीकरण होने लगेगा क्योंकि उसका अपचयन विभव कम है। ठीक है, कोई ईगो नहीं, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होता है उसमें अपचयन की क्रिया होती है, जिसका अपचयन विभव कम होता है उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो अगर ये हो जा रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं जैसा हो रहा है ना, तो होगा क्या, अपचयन हो रहा है मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला कौन सा चार्ज कैरी कर रहा होगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला कौन सा चार्ज कैरी कर रहा होगा, प्लस। तो हम देख पा रहे हैं कि ये माइनस है जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और ये प्लस है जिसमें अपचयन हो रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया उस दिशा में शिफ्ट हो जाएगी जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान हो जाएगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन बने उस दिशा में अग्रसर हो जाएगी। ठीक, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर हो जाएगी जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा सके, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे। ठीक, तो अगर देखेंगे हम यहाँ पर तो दोनों ही जो अर्ध सेल हैं उनमें अभिक्रियाएं कुछ इस तरह से होंगी। जैसे कि अगर हम देखते हैं प्रथम अर्ध सेल अभिक्रिया, प्रथम अर्ध सेल अभिक्रिया, ध्यान दो, हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होगी जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागा जा सके। तो रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, जिंक सॉलिड गिव्स Zn+2 aqueous +2 इलेक्ट्रॉन। याद रखेंगे इसमें कौन सी क्रिया होनी है, ऑक्सीकरण की क्रिया होनी है, ऑक्सीडेशन होना है। तो ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो प्रथम अर्ध सेल में यह अभिक्रिया होगी। इसी तरह से अगर हम द्वितीय अर्ध सेल में देखें, द्वितीय अर्ध सेल अभिक्रिया, क्या होगा, द्वितीय अर्ध सेल में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया इस दिशा में हो रही है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा सके। तो कॉपर +2 एक्वस जो है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कॉपर सॉलिड में बदलेगा। तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जिंक में ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर में अपचयन। बच्चों, इससे पहले तुम लोगों ने एनोड और कैथोड की जो भी परिभाषा पढ़ी थी वो बड़ी सीमित परिभाषा थी क्योंकि तुमने एक ही तरह के सेल पढ़े थे, विद्युत अपघटनी सेल अब तक। अब जब हम पढ़ रहे हैं एक वास्ट एरिया में, बड़े बृहद रूप में इसको पढ़ रहे हैं, तो याद रखेंगे कि एनोड वो है जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड वो है जिसमें अपचयन की क्रिया होती है। तो किसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, क्लियरली विजिबल है, बताओ, प्रथम अर्ध सेल में। तो वह किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह। और जो द्वितीय अर्ध सेल है उसमें अपचयन की क्रिया हो रही है तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह। तो तुम देखोगे कि प्रथम अर्ध सेल एक एनोड है जबकि द्वितीय अर्ध सेल एक कैथोड है ना, ये भी हम देख रहे हैं। अभी जो प्रथम अर्ध सेल है इसमें क्या हुआ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन त्यागा और वो किस में बदल गया, जिंक आयन में, है ना। इसका मतलब हो क्या रहा होगा, यहां से जो जिंक है वो थोड़ा थोड़ा घुल रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर तुम देखोगे जिंक जो है वो घुलता हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ ठोस से वो आयन में बदल रहा है। रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ आयन से ठोस में बदल रहा है, तो यहाँ तुम देखोगे कि कॉपर थोड़ा थोड़ा चिपकने लगेगा,
यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रोड थोड़ा मोटा तगड़ा होता जाएगा, और ये डाइटिंग कर रहा है मतलब ये स्लिम ट्रिम होगा। डाइटिंग नहीं कर रहेगा, अपना वेट लूज कर रहा है मतलब इसका द्रव्यमान कम हो रहा है, तो ये थोड़ा सा पतला पतला होता जाएगा, वो थोड़ा मोटा मोटा होता जाएगा। अब वो तुम्हारे हिसाब से डिजाइन से थोड़ी नहीं बैठेगा, कहीं भी बैठ जाएगा तो हल्का ऐसे उबड़ खाबड़ पे दिखेगा, है ना। तो एक तरफ जिंक घुल रहा है, दूसरी तरफ कॉपर चिपक रहा है। होगा क्या, इसमें जिंक आयनों की अधिकता हो जाएगी? नहीं होगी, जिंक आयन एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब मान लो जिंक आयन एक्स्ट्रा हो गया तो स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण होगा, वो आने नहीं देंगे। नहीं समझे? सोचो कि एक प्लेट में 5 समोसे हैं और इतने में तुम आए और तुम देखे कि ये तुम्हारे लिए हैं, वाह 5 समोसे खाने। उतने में एक और दोस्त आया, 2 हो गए, 2 मिल करके 5 खाने। अच्छा तो नहीं लगता दूसरा दोस्त आया, पर फिर भी अपन मैनेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, दोनों भाई मिल करके खा लेंगे 5 समोसे, ठीक। इतने में अगर एक और दोस्त आ जाए तो 3 दोस्त मिल करके 5 समोसे, अब तो ये यार अत्याचार हो गया। तो क्या करेगा मालूम? जो पहला वाला दोस्त था बोलेगा रुको बे, मैं पहले दरवाजा बंद करके आ रहा हूँ, हैं। पता चला 5-7 जन और आ गए तो फिर तो सूंघने को नहीं मिलेगा रे, हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर एक जिंक आयन आया, फिर एक और जिंक आयन आया, अगर यहाँ जिंक आयन की अधिकता हो जाएगी तो जिंक आयन और आने नहीं बनेगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा। यहाँ से कॉपर चले गए तो भी वही होगा, कॉपर आयन चले गए तो कॉपर आयन के जाने से यहाँ कॉपर की कमी हो जाएगी, तो भी वो भी नहीं जा सकते। तो आयनिक परिवर्तन को संभालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? लवण सेतु का। अब लवण सेतु का कार्य अगर देखेंगे हम, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, लवण सेतु क्या कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। लवण सेतु के अपने कार्य हैं, वो क्या कर रहा है, उसके पास जो हम देखेंगे, है ना। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूं मैं, लवण सेतु वाला को, है ना। जो लवण सेतु है उसमें तुम देखोगे तो मान लो, चलो मैं वहां पर पोटेशियम क्लोराइड को लवण मान लूं, वैसे तो और भी लवण हो सकते हैं बट पोटेशियम क्लोराइड को भी ले सकते हैं हम, है ना। तो अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को क्या लेने, लवण, तो पोटेशियम क्लोराइड किस में टूट जाएगा? पोटेशियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस, ठीक। पोटेशियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस में प्रबल लवण है, इसको कौन रोकेगा रे? प्रबल है। प्रबल को कोई रोका है आज तक, है ना। दुर्बलों के साथ अत्याचार होते हैं, प्रबल को कोई नहीं रोक पाता। तो प्रबल पोटेशियम क्लोराइड अपघटित हो जाएगा पोटेशियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस में। अब इन दोनों के पास बहने का ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि जिसमें वो है वो क्या है? सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस, उसमें आयन बह सकते हैं, तो आयन बह पाएंगे। तो जो क्लोराइड आयन है वो प्रथम अर्ध सेल में आ जाएगा। ये कहाँ पहुंच जाएगा? प्रथम अर्ध सेल में। प्रथम अर्ध सेल में क्या होंगे? जो क्लोराइड आयन है वो जिंक +2 आयन के साथ मिलकर ZnCl2 अवक्षेपित करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जिंक आयन एक्स्ट्रा थे, तो एक्स्ट्रा जिंक आयन को खत्म करने के लिए क्लोराइड आयन आया और जिंक क्लोराइड बैठ गया। द्वितीय अर्ध सेल में तुम देखोगे वहां कॉपर आयन की कमी हो गई थी, तो कॉपर आयन की कमी को भरने के लिए पोटेशियम पहुंच गया। पोटेशियम एक्वस जो है वो सल्फेट -2 के साथ रिएक्ट करके K2SO4 बनाएगा, ये भी अवक्षेपित हो जाएगा सॉलिड बनकर। तुम देखते हो कि यहाँ इनमें भी एक्वस लिखा जा सकता है बेटा। 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन की जरूरत है, तो रिएक्शन को 2 से गुणा कर देते हैं। लवण सेतु कर क्या रहा है? लवण सेतु दोनों ही जो परिपथ में 2 अर्ध सेल हैं, उन दोनों ही अर्ध सेल में होने वाली आयनिक अनियमितता को मैनेज कर रहा है। एक में जिंक आयन एक्स्ट्रा हो गए थे, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वहां क्लोराइड भेज दे रहा है, और दूसरी तरफ कॉपर आयन कम हो गए तो उनको संतुष्ट करने के लिए अपनी उसकी जगह पोटेशियम भेज दे रहा है। तो तुम सोच के देखो कि अगर एक जिंक आयन घुला 2 इलेक्ट्रॉन निकले, जिस क्षण ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर निकले जिंक आयन के घुलते समय, उसी समय कॉपर चिपकेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा सेम समय में। जिस समय जिंक अंदर आया उस समय 2 क्लोराइड इधर आ जाएंगे, जिस समय कॉपर गया 2 पोटेशियम इधर आ जाएंगे। तो कॉपर की कमी पूरी कर दी पोटेशियम ने, जिंक की अधिकता खत्म कर दी क्लोराइड ने, इलेक्ट्रॉन इधर से निकले, कॉपर इधर ग्रहण किए।
ये कोई अलग अलग समय पे नहीं होता है, ये सेम टाइम में होता है, सेम इंस्टेंट। जैसे मेरी चुटकी बजी ना, से बजी कि नहीं, तो जैसे खट किया ना तो उसी समय सब हो जाएगा। वो खट के साउंड के टाइम में क्या होगा, जिंक घुल जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। उसी समय कॉपर चिपक जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। उसी समय जिंक घुलने को सेटिस्फाई करने के लिए इधर से 2 क्लोरीन आ जाएंगे। उसी समय कॉपर के जाने को सेटिस्फाई करने के लिए 2 पोटेशियम आएंगे। जब तक कॉपर जा नहीं सकता जब तक पोटेशियम आए नहीं, जब तक जिंक आ नहीं सकता उनकी जगह क्लोराइड आए नहीं, इधर से इलेक्ट्रॉन त्यागे नहीं जा सकते जब तक कॉपर ग्रहण न करे। तो सब कुछ एक साथ होता है। और ये जो धमा चौकड़ी हो रही है अंदर में, उसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, रासायनिक परिवर्तन। इस रासायनिक परिवर्तन से क्या उत्पन्न हो रही है, विद्युत ऊर्जा। हाँ, 2 बिल्लियों की लड़ाई में फायदा बंदर को होता है। कहानी सुने हो हैं, 2 बिल्लियों की लड़ाई में फायदा किसको होता है, बंदर को, है ना। ठीक, जैसे अमेरिका को फायदा हो रहा है नहीं, ठीक। अब इसमें बिल्ली कौन तुम समझ जाओ, है ना। ठीक, तो 2 बिल्लियों की लड़ाई में फायदा बंदर को होता है। यहाँ पर जो बंदर है हमारा बल्ब, वो जलेगा। हाँ, वो खुश है क्योंकि उससे विद्युत धारा बह रही है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अतः डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है। क्या है, एक डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है। क्यों, क्योंकि वह रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए यह एक विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें यूज की हैं, जैसे हम लोगों को सेल अभिक्रिया लिखना पड़ता है, सेल का विद्युत वाहक बल निकालना पड़ता है, तो वो एडिशनल चीजें हैं, उसको हम लोग करते हैं, है ना। जैसे कि अगर मुझे सेल अभिक्रिया लिखना है तो सेल अभिक्रिया में किस तरह लिख सकता हूं, तो मुझे दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं को इस प्रकार जोड़ना होता है कि इलेक्ट्रॉन का विलोपन हो जाए। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, विलोपन, मतलब इलेक्ट्रॉन कट जाए। विलोपन पढ़े हो रहे, ऐसा नहीं है 10वें पढ़ के आए हो तुम लोग, है वो प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि और विलोपन विधि, ऐसा नहीं पढ़े हो, पढ़े छोगे। हाँ, इसको समीकरण 1 ले लिया, इसको समीकरण 2। इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज्यादा नहीं है, उतनी ही है, तो सीधा जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन वैसे ही कट जाएगा। क्या करेंगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर ऐसा कर दें, एकदम कर दें। समीकरण 1 में क्या है, ध्यान दें, जिंक सॉलिड LHS में बस, और इधर क्या है, कॉपर +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन रखो रे। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, इधर क्या, इधर देखोगे तो जिंक +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर सॉलिड है, रख दो। जिंक +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर सॉलिड, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम है, कट गए। एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कट गया तो सेल अभिक्रिया क्या आई, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस गिव्स जिंक +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये आ गया सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। सेल रिएक्शन को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक डबल बार होता है और 2 सिंगल बार होते हैं। एक क्या होता है, डबल बार होता है और 2 सिंगल बार होते हैं। सिंगल बार परिवर्तन को, सिंगल लकीर जो है ऊर्ध्वाधर डंडा है ना, खड़ी लकीर, वो परिवर्तन को, और डबल बार है ना, वो फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। कौन, डबल बार। डबल बार क्या करता है, प्रथम अर्ध सेल को द्वितीय अर्ध सेल से जोड़ता है। और प्रथम अर्ध सेल को द्वितीय अर्ध सेल से कौन जोड़ता है, लवण सेतु। तो डबल बार लवण सेतु है। लवण सेतु हटा दो, सेल काम करना बंद कर देगा, तो लवण सेतु को प्रदर्शित करता है। इसके लेफ्ट में हम हमेशा किसको लिखते हैं, एनोड को। इसके राइट में हम हमेशा किसको लिखते हैं, कैथोड को। इसका मतलब लेफ्ट में हमेशा कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीडेशन। राइट में हमेशा कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन।
ऑक्सीकरण किस में हो रहेगा बाबूगा? अभिकारक में कौन है? जिंक है। जिंक से Zn+2 में ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। रेडॉक्स पढ़ के आ रहे हो तो इधर लिखोगे जिंक सॉलिड Zn+2 एक्वस। और इसकी सांद्रता लिखने की भी इकाई है, जैसे कि अगर हम स्टैंडर्ड केस में ले लें तो 1 मोलर होता है ना सांद्रता, तो उसको 1 लिख सकते हैं। अब मान लो 1 नहीं है तो जितना है उतना लिखेंगे वहां पर। अभी तो स्टैंडर्ड केस में देख रहे हैं तो 1 मोलर है और इधर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है ना। ठोस का सांद्रता लिखने की जरूरत नहीं है, तो पूरा ठोस है ना, ठन करेगा, मुंडी मार दोगे तो है ना, टक्कल फूट जाएगा, है कि? अब दूसरी तरफ देखोगे यहाँ तो कौन है? कॉपर है। कॉपर +2 में +2 से कॉपर में बदल रहा है। इसमें क्या हो रहेगा? इसमें अपचयन हो रहा है ना, +2 से कॉपर में बदल रहा है, ठीक है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ अपचयन की क्रिया है तो उसको लिख देंगे कॉपर +2 एक्वस कॉपर सॉलिड। इसकी सांद्रता भी लिखेंगे। मानक अवस्था में 1 मोलर होता है, स्टैंडर्ड केस में 1 मोलर होता है तो लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है 1 मोलर हो कुछ सेल का, मानक अवस्था में तो 1 मोलर होता है, पर अन्य अवस्थाओं में ये बदल सकता है। तो अगर अन्य अवस्थाओं में बदलेगा तो यहाँ पे सांद्रता अलग अलग लिखा हो सकता है, 0.01, 0.02, जो भी है, मतलब सांद्रता जो भी है। तो सेल रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सही है सेल रिएक्शन। ऊपर ऑक्सीकरण अपचयन को नहीं लिख रहा हूँ, समझाने के लिए लिख दिया मैंने। या फिर तुम सेल रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो। सेल रिएक्शन दोनों में से किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। अगर हम लोगों को सेल का ईएमएफ निकालना है, E0 सेल निकालना है, तो E0 सेल का परिभाषा जो सूत्र होता है वो होता है E0R माइनस E0L। अगर हम लोगों को इस तरह का कोई सेल रिएक्शन दिया है तो राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो E0R माइनस E0L ऐसे अपन लिख सकते हैं, राइट माइनस लेफ्ट ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्या लिख सकते हैं? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड में कौन है? कॉपर है। एनोड में कौन है? जिंक है। दोनों में कौन सा विभव लिखेंगे? अपचयन विभव। कॉपर का अपचयन विभव 0.34, जिंक का अपचयन विभव -0.76, 0.34 प्लस 0.76, ये हो जाएगा 6 4 10 का 0 हाथ मिलाया 1 7 3 10 और 11, 1.1 वोल्ट। तो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? 1 वोल्ट है ना, 1.1 वोल्ट सॉरी, है ना, लगभग 1 वोल्ट ही है। तो तुमको क्या लग रहा है बेचारा बल्ब 1 वोल्ट में कितना जोर से चलेगा? एकदम म्यू करेगा, थोड़ा सा जलेगा, है ना, ठीक। इसीलिए जब भी हम कोई बैटरी बनाते हैं तो उसमें एक सेल नहीं लगाते हैं, सेलों का संयोग लगाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। 12 वोल्ट की बैटरी लगानी है तो 1-1 वोल्ट के 12 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तब वो 12 वोल्ट की बैटरी बनेगी, ठीक। समझ आ रहा है ना, ठीक। अगर 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो 1-1 वोल्ट की 12 बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा बेटा, सॉरी, है ना। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 12 वोल्ट का हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ने से वो अधिक समय तक काम आएगा, है ना। सेलों का संयोग हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक, वहां पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। देखना तो जो तुम रिमोट यूज करते हो उसमें 2 बैटरियां होती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं। तो अगर 1.5 वोल्ट की 2 बैटरी है तो जुड़ करके 3 वोल्ट की बैटरी बन गई, ठीक है। अगर हम 3 वोल्ट की बैटरी को 3 वोल्ट की बैटरियों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो जो रिमोट है उसमें 6 महीना बैटरी चलने की जगह 1 साल चलेगा, मतलब ज्यादा समय तक चलेगा। तो समांतर क्रम में कंजप्शन टाइम बढ़ता है, श्रेणी क्रम में विभव बढ़ता है ना, ठीक। तो ये तो मुश्किल से 1 वोल्ट का 1.1 वोल्ट की ही एक सेल है, वो भी स्टैंडर्ड केस में, स्टैंडर्ड से अवस्था में। तो इस तरह से हम लोगों ने डेनियल सेल को समझा, एक विद्युत रासायनिक सेल को समझा। विद्युत रासायनिक सेल में कितने भाग होते हैं? 3, प्रथम अर्ध सेल, द्वितीय अर्ध सेल, लवण सेतु। डेनियल सेल में तुम क्या देख रहे हो? प्रथम अर्ध सेल जिंक को जिंक सल्फेट में डुबोकर बनाया गया, द्वितीय अर्ध सेल कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबोकर बनाया गया, लवण सेतु कांच की यू आकार की नली, प्रबल लवण, अगर विलियन, दोनों तरफ कॉटन डॉट लगे हुए हैं।
बैटरी कब काम करेगी? जब तुम उसको जोड़ोगे, क्योंकि कॉपर का मानक अपचयन विभव जिंक से अधिक होता है, इसलिए कॉपर में अपचयन, जिंक में ऑक्सीकरण की क्रिया हुई। जिंक में ऑक्सीकरण अर्थात जिंक ठोस से आयन में बदला, इलेक्ट्रॉन त्यागा। कॉपर में अपचयन अर्थात कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मतलब कॉपर अवक्षेपित हुआ। जिंक के घुलने से जिंक आयन की अधिकता हुई, कॉपर के चिपकने से कॉपर आयन की कमी हुई। कमी को कौन पूरा किया? हीरो ने। हीरो कौन? लवण सेतु, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कैसे अपघटित हुआ? पोटेशियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस में, क्लोराइड माइनस प्रथम अर्ध सेल के जिंक आयन रो रहे थे उनको शांत कर दिया, और द्वितीय अर्ध सेल में पोटेशियम कॉपर की कमी को दूर कर दिया पोटेशियम ने आकर के। ठीक इस तरह से तुम देखे कि सेल काम करने लगा, है ना। रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई, विद्युत रासायनिक सेल कार्य करने लगा। सेल रिएक्शन लिखना पड़ता है, साथ ही साथ तुमको विद्युत वाहक बल निकालना पड़ता है विद्युत रासायनिक सेल का। इस तरह से हम लोगों ने एक सेक्शन कंप्लीट किया विद्युत रासायनिक सेल इस चैप्टर का। इसके आगे का सेक्शन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।